ठीक है। तो देखो भाई, अब टॉपिक है अपन का नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, और इसको अपन समझ लेते हैं आराम से। नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों वाले टॉपिक को मैंने पढ़ा था। आज इसका पुनः एक बार रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में सबसे पहले हमने देखा कि नदी द्वारा निर्मित इसको बोलते हैं या बहते हुए जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। अब इसको हमने दो भागों में बांटा है। कुछ एक स्थलाकृतियां जैसे अपरदनात्मक स्थलाकृतियां अलग और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां एक से। निक्षेपणात्मक अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। अब हम देखते हैं पहले अपरदनात्मक स्थलाकृति। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन सी स्थलाकृतियां होती हैं? वे स्थलाकृतियां जो बहते हुए जल के द्वारा किसी भी चट्टानी या किसी भी आकृति, स्थलीय आकृति का जब कटाव होता है तो उस कटाव से निर्मित जो स्थलाकृतियां होती हैं उनको अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। अब नदी के जल के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा कौन कौन सी ऐसी स्थलाकृतियां बनती हैं जो उसके अपरदन से इरोजन के तहत बनती हैं? तो इसमें कुछ एक स्थलाकृतियां जिनमें हमने नंबर 1 सबसे पहले बताई थी वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी। दूसरी जो स्थलाकृतियां हैं इसमें हमने बताया था वी आकार की घाटी, और वी आकार की घाटी के बाद में हमने बताया था गार्ज। गार्ज के बाद तीसरी स्थलाकृतियां है कैनियन। कैनियन इसको हटा दूं क्या? इसको नीचे रख देता हूं क्योंकि इससे साफ नहीं होगा। कैनियन। कैनियन के बाद में चौथी जो स्थलाकृति थी वो थी जलप्रपात। जलप्रपात। जलप्रपात के बाद में हमने देखा था नदी विषम। विषम। इसके बाद हमने छठी स्थलाकृति देखी थी गोखुर झील। गोखुर झील। अगली जो स्थलाकृति है उसमें हमने देखा था गोखुर झील के बाद में नदी वेदिका। नदी वेदिका। संरचनात्मक सोपान, ये भी इस स्थलाकृति के अंदर आता है। इसके बाद में जल गर्तिका। जल गर्तिका। ये सभी स्थलाकृतियां अपरदन के तहत बनती हैं। तो बहते हुए जल के द्वारा, नदी के द्वारा जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं उनमें मुख्य रूप से वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, नदी विषम, गोखुर झील, नदी वेदिका और जल गर्तिका। क्षिप्रिका। क्षिप्रिका भी है। इसके बाद में हम बात करते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में कौन सी स्थलाकृतियां आएंगी कि नदी के जल के द्वारा जो अवसाद, जो मलबा बहाकर ले जाया जाता है इरोजन, जो अपरदन करके, उसको जहां जाकर नदी जमाव करती है, जहां भी उसका जमाव होता है उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं उनको कौन सी स्थलाकृतियां? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में अगर हम देखें तो इसमें जैसे पहली है जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु। दूसरी है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख।
नंबर तीसरी है बाढ़ग्रस्त मैदान। नंबर चौथी है डेल्टा। डेल्टा ये जो स्थलाकृति है ये निक्षेपात्मक में आती है। अब कुछ एक स्थलाकृतियों को हम समझते हैं इनका अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं नदी के द्वारा जब पहाड़ी क्षेत्र से तीव्र ढलान के सहारे जब नदी नीचे आती है तो नदी तलीय अपरदन ज्यादा करती है। एक तीव्र गति से जब पानी नीचे आएगा तो पार्श्व अपरदन नहीं करेगा, कौन सा अपरदन करेगा? तलीय अपरदन। और तलीय अपरदन जब होगा तो तलीय अपरदन के द्वारा किस प्रकार के वी आकार की घाटी का क्या होगा? निर्माण। वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। ये नदी अपनी प्रारंभिक यानी युवावस्था में जो नदी जिस घाटी का निर्माण करती है वो कौन सी घाटी होती है? वी आकार की घाटी। इसके बाद में अगली आकृति है गार्ज। गार्ज की आकृति कैसी है कि जब वी आकार की घाटी है, इस वी आकार की घाटी को जब नीचे इसके तलीय भाग का अधिक अपरदन कर देती है तो ये घाटी थोड़ी क्या हो जाती है? वी आकार की जगह बड़ी हो जाती है। यानी कि इस तरह कुछ आई आकृति जैसी इस आकृति का निर्माण हो जाता है। ऐसा भाग जो ऊपर से और नीचे से लगभग समान रूप से कटाव के रूप में दिखाई देता है, ऐसी घाटी कौन सी घाटी कहलाती है? गार्ज कहलाती है। और गार्ज का ही जो बड़ा रूप है उसे क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। जो गार्ज का ही बड़ा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। इसके बाद में आता है जलप्रपात। तो जलप्रपात की किस तरीके से बनती है? देखो जलप्रपात क्या करती है। किसी चट्टानी भाग से या कोई भी चट्टानी भाग जब कठोर और मुलायम अवस्था में पाया जाता है तो जहां ये नदी का जल है और ये जो चट्टान थी ये कठोर अवस्था में और ये मुलायम है। नदी का जल किसी चट्टानी भाग से बह रहा है और बहते हुए ये जो कठोर चट्टानी भाग होता है इसका अपरदन नहीं कर पाता, लेकिन मुलायम जो चट्टानी भाग है उसका अपरदन हो जाता है। तो यह जो जल है ये ऊपर से नीचे तल वाले भाग में गिरता है और पानी का चट्टानी भाग के ऊपरी भाग से नीचे की तरफ गिरना, तीव्र गति से गिरना ही क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। और जलप्रपात के नाम से ही पता चलता है जल का प्रपात यानी एकदम गिरना, जलप्रपात कहलाता है। और जलप्रपात के नीचे तेज गति से जल के गिरने से ही यहाँ पर इस तरह के एक गर्त का भी निर्माण हो जाता है जिसको भी हम गार्ज और कैनियन के रूप में जान सकते हैं। जो जलप्रपात का पानी जब एकदम तीव्र गति से नीचे गिरता है तो इसके तलहटी वाले भाग में जो गिरपदीय क्षेत्र है उसमें भी एक बड़े गर्त का निर्माण होता है जिसको भी गार्ज या कैनियन के रूप में जाना जा सकता है। इसके बाद में जलप्रपात के बाद में हम अगली आकृति देखते हैं विषय। पहली बात आप ये भी समझ लीजिए कि हमने जो डेविस और पेंग का सिद्धांत पढ़ा था उसमें मैंने आपको जो दोबारा से पुनः जब लिखवाया था डेविस को तो उसमें मैंने 3 अवस्थाएं जो मैंने बताई थी, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा। उसमें युवा अवस्था में ये आकृतियां बताई थी मैंने आपको, वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात। ये चारों पांचों जो उदाहरण हैं ये हमने कौन सी अवस्था में लिखे थे? नदी की युवा अवस्था में। तो इसलिए ये नदी की युवा अवस्था में बनते हैं। इसके बाद में आता है नदी विसर्ग। तो नदी विसर्ग क्या होता है? देखिए
जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, मैदानी क्षेत्रों में जाती है, क्योंकि जब पर्वतीय भागों में बहती है तो सतही खाड़ियों में होकर के बहती है, दरारों में होकर के बहती है, लेकिन मैदानी भागों में जाती है तो नदी खुलकर बहने लगती है और खुलकर बहने से वो एक लहरनुमा आकृति में बहने लग जाती है। उसका रास्ता अपने हिसाब से तय करती है, वो एक लहरनुमा आकृति में बहने लगती है, जिसको एक विषर्प यानी एक सर्प के तरह उसकी आकृति दिखाई देती है, इसलिए ऐसी आकृति को नदी विषर्प कहा जाता है। तो ये नदी की किस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में बनने वाली आकृति है, और मैदानी भाग में जब नदी जाती है तो इस तरह की आकृति बहती है, जिसे क्या कहते हैं, नदी विषर्प कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है आपका गोखुर झील। अब आप बताइए मुझे कि गोखुर झील कैसे बनती है। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, विषर्प की जो आकृति है वो लहरदार है, लेकिन कई बार जब नदी में तीव्र गति से पानी का बहाव होता है तो ये वाला जो भाग है, जैसे ये नदी यहाँ से लहरनुमा आकृति बह रही थी, लेकिन इस वाले भाग को ये तोड़ करके और नदी सीधी अवस्था में बहने लगती है, और जब नदी सीधी हो जाती है तो ये वाला जो क्षेत्र है ये इसके मिट्टी के जमाव से अवरुद्ध हो जाता है और इसमें पानी भरा रहता हुआ रहता है। जो नदी का पानी है, बरसात का पानी है, ये भर जाता है। तो यह जो आकृति है ये गौ के खुर के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोखुर झील। तो समझिए आप। अच्छा, इसका दूसरा रूप भी है, दूसरा तरीका यह है इसका, ये इस प्रकार भी बन सकती है कि जब जो नदी विषर्पाकार आकृति है, जब ये ज्यादा इस तरीके से घूम जाती है, नदी का जो मोड़ है वो जब ज्यादा घूमता है और अपरदन के द्वारा ये मोड़ जो है ये आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये भाग आपस में मिल जाते हैं और मिल करके जो इसमें पानी भरा रहता है वो एक झील की आकृति बन जाती है, गोखुर के समान, इसलिए भी इसको गोखुर झील कहा जाता है। तो ये दोनों ही तरीके से इसका निर्माण हो सकता है। अब आता है नदी वेदिका। नदी वेदिका का निर्माण भी समझिए आप लोग। देखिए, नदी का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में होकर नदी बह रही है, अगर उसमें कभी बाढ़ की स्थिति बनती है तो पानी कहां जाएगा, उसके तटों पर ऊपर जाएगा और उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब बाढ़ का पानी कम होगा तो धीरे धीरे वो पानी कहां आएगा, नीचे आएगा। अब ये तो है नहीं कि पानी एक साथ ऊपर चढ़ गया और एक साथ कहां गया, नीचे आ गया। जैसे इस क्षेत्र तक नदी का जो पानी है वो चढ़ता है और फिर धीरे धीरे पानी जो है वो उसी क्षेत्र में नदी का प्रवाहित होने लगता है जिस क्षेत्र में होकर वो पहले बह रहा था। अगर इस तरह की आकृति बनती है तो नदी वेदिका कहलाती है, क्योंकि यह वेदी के समान आकृति बनती है। पहले इस क्षेत्र में जल का प्रवाह था, लेकिन बाढ़ का क्षेत्र होने के कारण इसका जो पानी है वो ऊपर तक चढ़ा। धीरे धीरे जैसे पानी का स्तर जब घटेगा तो एक कटाव के द्वारा इस तरह की कुछ सीढ़ी नुमासी कुछ आकृति का निर्माण करती है, तो एक वेदिका जैसी आकृति या वेदी जैसी आकृति दिखाई देने के कारण इसको क्या बोलते हैं, नदी वेदिका कहा जाता है। नदी वेदिका के बाद में आता है जल गर्तिका। देखो, जल गर्तिका क्या है, जो नदी का मार्ग है, नदी अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर इस तरह के बहाकर लाती है और नदी की तली में इन कंकड़ पत्थरों के द्वारा कुछ गर्तों का अपरदन करके कुछ गहरे गड्ढों का निर्माण कर दिया जाता है। तो जैसे इसके अंदर जो एक पानी है, इसमें कुछ एक गर्तों का इस तरीके से जो निर्माण होता है, इसे ही कहा जाता है जल गर्तिका। तो नदी की तलीय भाग में नदी के साथ प्रवाहित होने वाले कंकड़ पत्थरों के द्वारा नदी के तलीय भाग में जो अपरदन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, जल गर्तिका बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं छिप्रिका। छिप्रिका क्या है, देखिए, जब नदी
पर्वतीय भाग से आती है। तो पर्वतीय भाग पर से जब नीचे आती है तो पानी यहां इसका गिरेगा और यहां गिरेगा, तो छोटे से किसका निर्माण कर सकता है, एक गर्त का। यहां से फिर ये आएगा, यहां आएगा, तो फिर यहां पर भी ये बन सकता है। अच्छा, इसका एक कारण और है कि ये जो चट्टान है इसमें ये वाला भाग कठोर हो सकता है जो उस पर नहीं कटा, ये वाला भाग कैसा हो सकता है, मुलायम हो सकता है जो इससे कटा, ये वाला भाग इसका मुलायम हो सकता है। तो कहीं कठोर चट्टान और कहीं मुलायम चट्टानों के होने के कारण किसी भाग का अपरदन हो जाता है और किसी भाग का नहीं होता है, तो उसमें कुछ खांचे नुमा आकृति का निर्माण होता है और इस तरह की जो ये आकृति होती है इसी को क्या बोला जाता है, छिट्टिका बोला जाता है। तो कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान जब क्षैतिज अवस्था में संस्तर के रूप में पाई जाती है तो कठोर चट्टान का अपरदन नहीं होता, मुलायम का हो जाता है, और जिसके कारण कुछ इस तरह की सीढ़ी नुमा कुछ खांचों का निर्माण होता है जिसको क्या बोला जाता है, छिपरिका बोला जाता है। तो इस तरह की जो लहरदार नुमा जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, छिपरिका बोलते हैं। तो ये तो थी हमारी सभी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, जिसमें चाहे द्वि आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, विसर्ग, गौपुर झील, नदी वेदिका, जलगर्तिका, छित्रिका, इसमें अवनमन कुंड भी आता है और कुर्मिकाएं भी आता है, जो भी नदी अपनी तलहटी में इस तरह लहरदार नुमा आकृति में उसका निर्माण करती है। अब हम देखते हैं इसकी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। निक्षेपणात्मक कौन सी होंगी, देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आती है तो अपने साथ जो मलबा बहा कर लाती है, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आने वाली नदी अपने साथ में जो मलबा बहाकर लाती है उस मलबे का इस तलहटी वाले क्षेत्र में शंकुनुमा आकृति में निक्षेप करती है, एक शंकुनुमा आकृति में उसका जवाब करती है, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है और ऊपर से पानी के साथ में अगर कंकर, पत्थर, बजरी जो भी आ रही है वो नीचे गिरेगी तो उसके अपने आप ही आकृति शंक्वाकार बन जाएगी। चाहे आप हम देखें कि जैसे हमारी ऊंचे क्षेत्र से आप कोई बालू रेत गिरा रहे हो या कोई पानी इस तरह का अवसाद गिरा रहे हो तो उसकी आकृति कैसी बनेगी, वो शंकु का, ऊपर से तो कम और नीचे से उसका बेस क्या हो जाएगा, बड़ा। तो नदी पर्वतीय क्षेत्रों से जब तेज गति से आती है तो अपने साथ जो मलबा बहा कर लाती है उसको शंकु आकार रूप में उस मलबे का जमा करती है, जिसको क्या कहते हैं भाई, जलोढ़ शंकु कहा जाता है। जलोढ़ शंकु कहा जाता है। इसके बाद जलोढ़ पंख, ये क्या है? कई बार नदी क्या होती है, अपने साथ में जो जल का प्रवाह जो नदी कर रही है वो कई शाखाओं में, वितरिकाओं में बढ़ जाता है, छोटी छोटी शाखाओं में। जैसे मान के चलो, देखिए ये नदी प्रवाह है और नदी जब खुले क्षेत्र में बहती है तो अपने साथ में यहां पर कुछ मिट्टी का जमाव कर दिया, इधर की साइड कुछ मिट्टी का जमाव, कुछ इधर की साइड मिट्टी का जमाव हो गया, तो कुछ पानी इधर से जा रहा है, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से। तो ये जो टीले नुमा जो है आकृति बीच बीच में जो दिखाई दे रही है, इनका जवाब तो शंकु के आकार में हुआ, लेकिन इनका जवाब टीले नुमा आकृति, छिद्र नुमा आकृति में हो जाता है, जैसे कोई पक्षी पंख की तरह बिखरी हुई आकृति। तो कुछ एक इधर की साइड जमाव, कुछ एक इधर की साइड जमाव, ऐसे जो जमाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। तो मिट्टी नदी के साथ प्रवाहित होने वाला जो मलबा होता है वो कई वितरिकाओं में बहने के कारण उसका जमाव बीच बीच में जो मलबे का जमाव होता है कई भागों में हो जाता है, जिसको जलोढ़ पंख बोला जाता है। इसके बाद आता है
नदी डेल्टा, नदी मैदान, बाढ़ग्रस्त मैदान, बाढ़ग्रस्त मैदान। नदी पर्वतीय भागों से निकलने के बाद में जब मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो खुलकर बहती है, और एक बड़े क्षेत्र में होकर के बहती है तो वहां किसका निर्माण करेगी? बाढ़ के मैदान का निर्माण। क्योंकि उसकी जो, जैसे अपने पढ़ा खादर वागर प्रदेश पढ़ते हैं ना, तो उसकी जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती है, वो एक दूर तक के क्षेत्र में जमा कर देती है। जब नदी में बाढ़ आती है तो एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है, और ऐसे जहां तक भी उसका उस क्षेत्र का निर्माण होता है उसको नदी के बाढ़ का मैदान कहा जाता है, या नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहा जाता है। और इसके बाद आता है डेल्टा। नदी जब अपनी अंतिम अवस्था में होती है तो अपने मुहाने के पास में, जहां भी सागर में गिरती है, समुद्र में गिरती है, खाड़ी में गिरती है, तो अपने मुहाने के पास में, जैसे ये नदी का बहाव था और यहाँ वो इस तरीके से सागर में आकर के जहां भी मिलती है जिस क्षेत्र में, वहां पर अपने मृदा का, मिट्टी का इस तरीके से जमा कर, और इस तरीके से त्रिभुजनुमा आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में जो उसके अवसाद का जमाव होता है, जो मलबे का जमाव होता है, उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बोलता है। हालांकि ये डेल्टा कई प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार भी होता है, पंजाकार भी होता है, पंखाकार, कई प्रकार का। जैसे नील नदी का डेल्टा है, गंगा का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। हमारे भारत में अगर हम डेल्टा देखें तो जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है, लेकिन गंगा का जो डेल्टा है वो किस तरह का है? एक पंजाकार नुमा आकृति में फैला हुआ डेल्टा है, चापाकार नुमा इस तरह की आकृति होती है। चापाकार भी बन जाता है तो चापाकार डेल्टा बोलते हैं, त्रिभुजाकार भी रूप में बनता है। तो कई प्रकार के इस तरह की नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो हमने आज अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और नदी द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लिया। अपरदनात्मक स्थल रूपों को कौन कौन से बने थे उनको देख लिया, उनकी डिटेल को देख लिया, और निक्षेपणात्मक किस तरीके से बने उन निक्षेपणात्मक को देख लिया। अच्छा, अपरदनात्मक में एक प्राकृतिक तटबंध होते हैं, प्राकृतिक तटबंध। निक्षेपणात्मक में, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में नदी जब पानी का प्रवाह करती है तो अपने तटीय भागों पर मिट्टी का क्या कर देती है? निक्षेप कर देती है। तटीय भागों पर मिट्टी का क्या कर देती है? जमाव कर देती है, जिसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। प्राकृतिक यानी नेचुरल तटबंध। कोई बनाता नहीं है इन तटबंधों को, नदी अपने साथ प्रवाहित मलबे के साथ तटों पर वो मिट्टी का जमाव करती जाती है, तो अपने आप ही तट की सुरक्षा के लिए एक दीवार बन जाती है, तो उसको क्या बोला उन्होंने? प्राकृतिक तटबंध। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये समझाने के दृष्टि से कंप्लीट होता है ना। कल हम एक टॉपिक और हिमानी वाला देख लेंगे, ठीक है। अब